हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे मशीन का एक चैप्टर होता है, एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस मशीन या फिर सिंक्रोनस जनरेटर को हम बोलते हैं अल्टरनेटर। उसी में एक छोटा सा टॉपिक आता है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर। तो आज का हमारा जो मेन हम एम बोले वो यही है कि आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और ये मान के चलिए कि ये जो टॉपिक है किसी भी एग्जाम को आप अटेम्प्ट करते हैं, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे वो एमपीपीजीसीएल हो, चाहे वो यूपी का कोई स्टेट का एग्जाम हो या मेट्रो का एग्जाम हो, दिल्ली का डीएमआरसी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। तो ऑलमोस्ट आपके सभी जेई और ए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम को डिले किए बिना हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, डिटरमाइन द, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे, डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ फोर पोल। फोर नंबर ऑफ पोल आपको दिया है, सिंगल लेयर वाइंडिंग है, थ्री फेज वाइंडिंग विथ 36 स्लॉट, और आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू बतानी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केडी से, है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन एम गामा बाय 2 अपॉन एम साइन गामा बाय 2, एम साइन गामा बाय 2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ पे एम क्या होता है, स्लॉट पर पोल पर फेस। एम क्या होता है, स्लॉट पर पोल पर फेस। तो अगर इस फॉर्मूले से मैं अगर एम की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितनी आ जाएगी, सो एम विल बी इक्वल टू हाउ मच, 36 स्लॉट पर पोल कितने हैं, 4, पर फेस कितने हैं, 3। तो 36 डिवाइड बाय 12 इट विल इक्वल टू हाउ मच, 3। तो आपके पास m की वैल्यू आ गई 3। ओके ओके, तो आप यहाँ से थोड़ा सा गेस कर सकते हो कि आपका आंसर, अभी मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया बट जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे m तो रहता ही है ना, दैट मीन्स आपका आंसर ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ए और सी में कोई आंसर होगा, बहुत कम टाइम है, तुक्का भी मार सकते हो, ए या सी में कोई टिक करके आगे बढ़ जाओ। अगर आपके पास 2 ही सेकंड का टाइम, पूरा सॉल्व करने का टाइम नहीं तो तुक्का मार के आगे बढ़ो। दो 10 सेकंड का टाइम और तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे, आप गामा की वैल्यू निकालो। गामा का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं स्लॉट एंगल, पी इंटू 180/s, ठीक है ना। तो आप यहां से निकाल लो स्लॉट एंगल, पी कितना आपके पास 4 इंटू 180 डिवाइड बाय स्लॉट कितने आपके पास यहाँ पे 36, 9 4 जा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 डिग्री आपका आ गया। अब आपका पूरा आंसर आ चुका ना यहाँ पे, कितना हो जाएगा, के डी इक्वल्स टू, वैल्यू पुट कर, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, साइन 3 इंटू 20/2, 60/2, साइन 30 अपॉन में 3 साइन 20/2, तो कितना हो जाएगा 10। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए, ए विल बी द करेक्ट आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं कि आपको कुछ मेहनत करनी पड़े, बट तब भी आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते आना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग यहाँ पे, हाइड्रोलिक टर्बाइन हैविंग रेटेड स्पीड ऑफ 250 आरपीएम। देखो हाइड्रोलिक टर्बाइन मतलब कि एक ऐसी टर्बाइन है जो कि हाइड्रो पावर प्लांट में यूज होती होगी, ठीक है ना। वहां पे हम लोग जो अल्टरनेटर लगाते हैं जनरली वो सेलिएंट पोल अल्टरनेटर होगा, और जब सेलिएंट पोल अल्टरनेटर होगा तो उसकी ज्यादा हम लोग स्पीड रखते भी नहीं है, तो वो लो स्पीड पे आपको घूम रहा है, ठीक है। इतना तो हम लोग क्वेश्चन समझ के मैं पढ़ने में समझ में आ गया। इज कनेक्टेड टू अ सिंक्रोनस जनरेटर, यहाँ पे जनरेटर के बारे में नहीं बोला गया बट हमने एक इमेजिनेशन कर लिया कि किस प्रकार का जनरेटर होगा वो, दैट विल बी योर सेलियन पोल काइंड ऑफ जनरेटर। In order to produce power at 50 hertz, the number of poles required in the generator is, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, आपको पता है NS इक्वल कितना होता है 120F/P। अब इसमें से आपको क्या निकालना है, P निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, P इक्वल कितना हो जाएगा 120F/NS। तो 120 फ्रीक्वेंसी बोला गया 50 हर्ट्ज, NS कितना आपके पास 250, राइट। तो इससे हो जाएगा कितना, ये 5, ये हो जाएगा आपका 24। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड इन स्टेटर कंडक्टर ऑफ अल्टरनेटर इज गिवन बाय। हमारे अल्टरनेटर के स्टेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी मुझे अगर डायरेक्शन बतानी तो कैसे करूंगा। तो दो चीजें याद रखना, हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे लोगों को बहुत कंफ्यूजन भी होता है, मैं आज यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। दो आपके पास साइंटिस्ट होते हैं, एक होते हैं फ्लेमिंग, जो हमारे फ्लेमिंग है ना, उन्होंने हमको दो नियम दिए थे। एक उन्होंने नियम दिया था किसका, लेफ्ट हैंड का, एक दिया था उन्होंने राइट हैंड का। यहाँ पे दिया मैंने लेफ्ट हैंड रूल, एक हमारे पास राइट हैंड रूल। तो याद रखना आप सभी लोग कि हमारे पास दो चीजें हैं, या तो हमको ईएमएफ की डायरेक्शन बतानी है या फिर हमें मोशन की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है ना। तो याद रखना, जब कभी हमको किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जब फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन में पता करनी है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, है ना। कि अगर मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, मोशन की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन, क्या बताना मुझे, फोर्स की डायरेक्शन। तो यहाँ पे हो गया किसके लिए ये, दिस इज फॉर फोर्स, जिससे उससे मोशन होगा, है ना। जो फोर्स से मुझे क्या मिलेगा, मोशन, उसकी डायरेक्शन बताता है आपका कौन, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है मुझे बताता है कि किसी कंडक्टर में मोशन होने की वजह से उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो उस ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो कैसे निकाली जाती है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की वजह से। तो क्या बोला मैंने, ईएमएफ की डायरेक्शन। तो आपका आंसर यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, आपके पास यहाँ में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये फिर से एक नया क्वेश्चन आपके सामने, द नो लोड वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर फॉर लीडिंग पावर फैक्टर ऑफ लोड इज गिवन बाय। हमारे अल्टरनेटर में लीडिंग पावर फैक्टर के लिए जो वोल्टेज होता है ना, नो लोड वोल्टेज ई इक्वल्स टू वो कितना होगा। तो जब मैंने आपको इसका फेजर पढ़ाया था ना, आप इसका लेक्चर देखोगे तो मैंने वहां पे ई इक्वल्स टू एक फॉर्मूला कराया था। ई इक्वल्स टू क्या था आपके पास, अंडर रूट ऑफ वी कॉस फाइव प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां पे था आपके पास v साइन फाइव प्लस माइनस आई ए एक्सेस का स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला था। मैंने बताया था कि यहाँ पे जो ये प्लस है ना, ये प्लस कब रहेगा, जब आपके पास पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग। और यहाँ पे आपके पास माइनस देखने को मिलेगा जब पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि आपके पास लीडिंग पावर फैक्टर है। लीडिंग पावर फैक्टर में यहाँ पे माइनस साइन होगा, और जब माइनस साइन होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये ये भी नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मशीन फॉर 50 हर्ट्ज इज। आपके पास 50 हर्ट्ज जनरेटर या अल्टरनेटर है, उससे कितनी ज्यादा स्पीड आप पा सकते हो। तो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूला आपको पता है, एन एस इक्वल्स टू क्या होता है, 120 एफ बाई पी, है ना। तो यहां से क्या निकालना, आपको स्पीड ही निकालनी है ना, निकाल लो 120, फ्रीक्वेंसी कितना बोल गया पास 50, पोल आपको यहाँ पे दिया नहीं है, बट आपको पूछा गया मैक्सिमम स्पीड, राइट। मैक्सिमम स्पीड के लिए, मैक्सिमम स्पीड के लिए पीक वैल्यू जितनी कम उतना इतना अच्छा होगा। पीक की मिनिमम वैल्यू आप लोगे, पीक की सबसे मिनिमम जो वैल्यू हो सकती है वो दो ही पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उससे कम क्या करोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 3000। तो आपका जो टोटल आरपीएम देखने को मिलेगा ना आपके अल्टरनेटर में या फिर किसी भी सिंक्रोनस मशीन में, आपका कितना हो जाएगा, वो आपका दैट विल बी 3000 आरपीएम। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एन अल्टरनेटर इज सप्लाइंग अ लोड ऑफ 300 किलोवाट at a power factor of 0.6 lagging if the power factor is in raised to unity, मतलब पावर फैक्टर को बढ़ा दिया गया 0.6 से 1, हाउ मेनी मोर किलोवाट कैन अल्टरनेटर सप्लाई। क्वेश्चन बोला है कि आपके पास एक अल्टरनेटर है, 300 किलोवाट पावर दे रहा है एट द पावर फैक्टर ऑफ 0.6। अगर मैं उस पावर फैक्टर को यूनिटी कर दूं तो क्या 300 किलोवाट पावर बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो इसकी ऑपरेटिंग टोटल कितना हो जाएगा, मतलब कितना और एडिशनल हमको पावर देखने को मिलेगी। तो आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले अल्टरनेटर की रेटिंग निकाल लोगे एमवीए में या फिर केवीए में। तो आप यहां पे निकाल लोगे कितना केवीए, तो केवीए कितना आ जाएगा,
किलोवाट अपॉन पावर फैक्टर, है ना। तो किलोवाट कितना दिया आपके पास यहाँ पे 300, और पावर फैक्टर कितना 0.6, तो 10/6 500 कितना जाएगा पास यहाँ पे 500 केवीए। ठीक है, तो आपका केवीए कितना है 500 केवीए आ गया। अब आपका पावर फैक्टर कितना कर दिया गया यूनिटी, तो आपका जो पी न्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, पी न्यू कितना हो जाएगा केवीए इंटू कॉस फाइव। कॉस फाइव कितना कर दिया गया यहाँ पे यूनिटी, तो कितना आ जाएगा पास यहाँ पे 500 इंटू 1 मतलब 500 किलोवाट। मतलब पहले कितनी आपके पास यहाँ पे पावर थी, पहले हमारे पास थी 300 पावर, अब हो गई है 500 किलोवाट पावर। तो कितना एडिशनल हमको मिल गया 200 किलोवाट पावर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है ना, पहले आपके जो अल्टरनेटर थी वो आपका 300 किलोवाट पावर को सप्लाई कर पा रहा था एट द पावर फैक्टर ऑफ 0.6 को बढ़ा के आपने 1 पे क्या कर दिया, वो 200 किलोवाट पावर और देने को तैयार हो गया। ठीक है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंस होता है पावर फैक्टर का, सभी लोग ध्यान में रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एंड शॉर्ट पिच कॉर्डिंग एम्प्लॉयड इन एसी मशीन विल रिजल्ट इन, हम लोग अपने आर्मेचर में जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं, है ना, तो वो किस प्रकार की वाइंडिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और शॉर्ट पिच वाइंडिंग। आप इसको ऐसे समझिए कि हमारी जो वाइंडिंग है, ठीक है, दो प्रकार से हो सकती है। एक हो सकती है हमारे पास क्या, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग मतलब होता है कि एक ही स्लॉट से आपके सारे वाइंडिंग को आप बस सारे करंट आपको उसको पास कर दो, सारे स्लॉट से एक ही मतलब एक ही स्लॉट सारे कंडक्टर को पास कर दो। ठीक है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट मत करो पूरे एरिया में, किसी सिर्फ एक ही स्लॉट से एक ही एरिया से बस करते रहो, पूरे कंडक्टर में आप फैला नहीं रहे हो उसको। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं आपका कंसंट्रेटेड। एक होती है आपकी क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड में भी हमारे पास दो प्रकार की वाइंडिंग बन सकती है अगर हम बनाना चाहे तो। एक बन जाता है हमारे पास यहाँ पे फुल पिच वाइंडिंग, एक होता है पास यहाँ पे शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ठीक है, तो हम लोग जो वाइंडिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं एक्चुअली में, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में जो ईएमएफ का जनरेशन हो रहा है ना उसमें से हार्मोनिक्स हट जाए, क्योंकि अगर वो हार्मोनिक्स रहेंगे तो वही सप्लाई किसी लोड पे जाएगी, लोड की लाइफ को अफेक्ट करेगी, लोड को अफेक्ट करेगी। तो हम चाहते हैं कि हार्मोनिक्स कम हो जाए। हार्मोनिक्स कम करने के लिए हमें अल्टरनेटर में कुछ वाइंडिंग प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। वो हमारी कौन सी वाइंडिंग प्रोसीजर होगी, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी वाइंडिंग क्या रहे, कैसी रहे, डिस्ट्रीब्यूटेड और हमारे पास रहे शॉर्ट पिच वाइंडिंग। अगर हम लोग शॉर्ट पिच वाइंडिंग फॉलो करते हैं तो हमारे जितने भी डोमिनेंट हार्मोनिक्स होते हैं वो ऑलमोस्ट रिमूव हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज करने से हमारे हार्मोनिक्स कम होते हैं, है ना। यहाँ पे ईएमएफ का ही पूछा गया तो ईएमएफ ऑब्वियसली कम होगा। जैसे आपकी वाइंडिंग क्या थी कंसंट्रेटेड, आप डिस्ट्रीब्यूटेड में आ गए तो आपका वहां पे जो ईएमएफ का जनरेशन होगा वो कम हो जाएगा। आपकी वाइंडिंग फुल पिच है तो ज्यादा ईएमएफ मिलेगा, अगर आपकी वाइंडिंग शॉर्ट पिच है तो आपको कम ईएमएफ मिलेगा। ठीक है ना, तो हमारे पास रिडक्शन ईएमएफ तो होता है लेकिन उससे हार्मोनिक्स क्या होते हैं हमारे रिड्यूस होंगे, मतलब दोनों रिड्यूस हो रहे हैं। हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी रिड्यूस होता है और साथ में हार्मोनिक्स भी रिड्यूस होते हैं। ईएमएफ का रिड्यूस होना गलत चीज है, मतलब एक तरह से वो ड्रॉबैक है, और हार्मोनिक्स का कम होना एक तरीके से अच्छी बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिडक्शन इन बोथ ईएमएफ एंड हार्मोनिक्स। हमारे दोनों चीजें यहाँ पे कम देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन ईएमएफ का कम होना गलत चीज है, हार्मोनिक्स का कम होना अच्छी चीज है। In synchronous alternator, which of the following coil will have EMF closer to the sine waveform? हमारी कौन सी वाइंडिंग प्रोसीजर में हमको ज्यादा साइनोसॉइडल ईएमएफ मिलेगा, उस वाइंडिंग प्रोसीजर में हमको ज्यादा साइनोसॉइडल ईएमएफ मिलेगा जहां पे हार्मोनिक्स कम हो। हार्मोनिक्स कहां पे कम होते हैं, फुल पिच वाइंडिंग और सॉरी शॉर्ट पिच वाइंडिंग और साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेटेड नहीं, कंसंट्रेटेड नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इन फुल पिच वाइंडिंग नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड में भी कौन सा, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। आप यहाँ पे देख लो ना, ये
यहाँ पे बताया था ना मैंने, देखो क्या बोला मैंने, डिस्ट्रीब्यूटेड और शॉर्ट पिच। ये हमारा अगर रहेगा तो हमारी जो वेव फॉर्म रहेगी मोर साइनसोइडल रहेगी, हार्मोनिक सबसे कम देखने को मिलेंगे। तो उसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आगे आपका हो जाएगा डी। In a certain three-phase star-connected generator, the phase voltage are 2 kilovolt. The magnitude of line voltage are। स्टार कनेक्शन जनरेटर में आपका फेस वोल्टेज दिया है, लाइन वोल्टेज निकालना है, तो क्या है यार, कुछ भी तो नहीं क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं है यार। आपको वीएल क्या होता है आपको पता ना, वी पी एच इंटू √3। तो कर दो आप यहाँ पे, कितना आ जाएगा, वीपीएच कितना है 2000 इंटू 1.7314, तो 7 दूनी 34, डी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व भी नहीं करना चाहिए, कैलकुलेशन मन में ही करके कर लिया करो ना, या तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया, बट जरूरी नहीं कि आप भी उसको लिख के ही सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन अल्टरनेटर वाइंडिंग हैज अ फ्रैक्शनल पिच ऑफ 5/6, द कॉइल स्पान इज डैश 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 डिग्री। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो, मतलब एक तरह से क्वेश्चन में बोला है कि आपकी जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट पिच वाइंडिंग है। तो आप इसको ऐसे समझिए, जब कभी भी आपका कॉइल स्पान, सबको ध्यान समझिएगा, जब कभी भी आपका कॉइल स्पान बराबर होता है किसके, पोल पिच के, तो उसको मैं बोलता हूं आपकी फुल पिच वाइंडिंग। क्या बोलता है उसको, फुल पिच वाइंडिंग। लेकिन जब कभी भी आपका कॉइल स्पान कम हो जाए, किससे, पोल पिच से। पोल पिच मतलब एक तरह से कितना होता है 180 डिग्री, है ना, इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री। तो जब कभी आपका कॉइल का स्पान है, मतलब गोइंग कंडक्टर कमिंग कंडक्टर के बीच का जो इलेक्ट्रिकल एंगल है वो 180 डिग्री नहीं है, उसको हम बोलते हैं आपका कॉइल स्पान, है ना, उसको बोलते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग। जैसे मान लो आपका 150 डिग्री, उसको बोलेंगे कॉइल स्पान, 150 डिग्री आपका कॉइल स्पान हो गया, और वो जो 180 डिग्री होता है उसको बोलते हैं पोल पिच। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपका कॉइल स्पान कितना है, 5/6 टाइम्स ऑफ पोल पिच। तो कर लो आप यहाँ पे 5/6 टाइम्स ऑफ पोल पिच। पोल पिच कितना होता है आपका 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 5/6 इंटू 180 डिग्री, तो हो जाएगा 30 इंटू 5 150 डिग्री। तब करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है ना, आपका मतलब कि आपके पास यहां से एक गोइंग कंडक्टर था, कमिंग कंडक्टर जो वो आपका कहां पे, यहाँ पे, मतलब इनके बीच का एंगल कितना आपके पास 150 डिग्री। तो मतलब जो आपका अल्फा डिग्री हो जाएगा ना यहाँ पे, अल्फा शॉर्ट पिच एंगल वो हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि आपका अल्फा प्लस, इसको हम बोलते हैं बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना होता है हमेशा 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है आपका हमेशा 180 डिग्री। तो हम लोग को पता है कि ये बीटा हो गया हमारे पास कॉइल स्पान, अल्फा हो गया हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट पिच एंगल, तो हमारा जो शॉर्ट पिच एंगल वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हालांकि क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, कॉइल स्पान एंगल वो कितना हो जाएगा 150 डिग्री। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर डिपेंड्स ऑन। हमारे पास इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि हमसे पूछा गया हो कि हमारे अल्टरनेटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ किस चीज पर डिपेंड करता है, तो हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एक्सेस पे डिपेंड करता है, आईए पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन पूछा गया टर्मिनल वोल्टेज वी, टर्मिनल वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा, ई की बात नहीं करी जा रही इस क्वेश्चन में, आपके पास ई के बारे में बात नहीं की जा रही है, वी के बारे में बात की जा रही है। तो जो वोल्टेज है वो डिपेंड करता है, टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड करेगा लोड के ऊपर, और लोड के पावर फैक्टर के ऊपर। समझ, इसका क्लियर आंसर क्या हो जाएगा, लोड मैग्नीट्यूड, तो नो रिलेशन तो नहीं होगा, ये भी होगा ये भी होगा, मतलब कुल मिला के दोनों पे होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, है ना। लोड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, लोड के पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। आप लोग यहाँ पे ये मत सोचिए कि सर आपने जो ई इक्वल्स टू फॉर्मूला बताया था आपने थोड़ी देर पहले, ई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए, तो कुछ लोग बोलते हैं सर ये तो करंट पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। बेटा मैं यहाँ पे ई के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वी के बारे में बात कर रहा हूँ।
सिंक्रोनस जनरेटर इज अ सोर्स ऑफ, ये किसका सोर्स है? रियल पावर, रिएक्टिव पावर, बोथ एंड रियल एंड रिएक्टिव पावर, नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सिंक्रोनस जनरेटर है ये आजकल इतना फेमस इसीलिए है क्योंकि ये जो जनरेटर है आपका दोनों चीजें प्रोवाइड कर सकता है। ये आपका रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर दोनों को प्रोवाइड कर सकता है। रिएक्टिव पावर ज्यादातर इंडस्ट्रीज को रिक्वायर होती है, हालांकि घर में भी इनको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है रिएक्टिव पावर की, बट हम लोग इसका बिल पे नहीं करते हैं। हम लोग बिल किसका पे करते हैं? रियल पावर का। हम लोग KWH है ना, वॉट में पावर को देते हैं, KVAR में पावर को नहीं देते हैं, है ना। मतलब उसका बिल हम लोग पावर नहीं देते हैं, इसका बिल कौन देते हैं? आपका जो इंडस्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, वो आपका रिएक्टिव पावर का भी चार्ज उनसे लिया जाता है। लेकिन हमारे पास जो सोर्स है रिएक्टिव पावर का कुछ ही है, जैसे सिंक्रोनस जनरेटर हो गया, है ना। सिंक्रोनस मोटर भी हमारा एक तरह से सोर्स है। रिएक्टिव पावर का सिंक्रोनस मोटर भी एक सोर्स है, सिंक्रोनस कंडेंसर भी रिएक्टिव पावर का एक सोर्स है, ठीक है ना। तो ये चीज हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, कैसे? एक्साइटेशन के थ्रू, है ना। ओवर एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन, इनके बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उस जनरेटर को रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करना है या डिलीवर करना है, या फिर कोई लेना देना नहीं करना है। भाई ना तू अपना, ना मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ ना मैं आपसे कंज्यूम करने वाला हूँ। उसको हम बोलते हैं आपका नॉर्मल एक्साइटेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमारा जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो सोर्स है दोनों का, रियल पावर का एंड रिएक्टिव पावर का। रिएक्टिव पावर वो डिलीवर भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है। अ पोल पिच इन इलेक्ट्रिकल मशीन इज, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। इस क्वेश्चन को देखिए, द स्टेटर ऑफ 3 फेज 16 pole alternator has a star connected winding with 144 slot and 10 conductor per slot. Find the pitch factor when the winding is short pitch by 3 slot. मतलब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? पिच फैक्टर। पिच फैक्टर का फॉर्मूला होता है केपी। केपी हम बोलते हैं किसको? कॉस अल्फा बाई 2 को, ठीक है ना। अल्फा आपका यहाँ पे क्या था? शॉर्ट पिच एंगल। हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम में बताया था कि शॉर्ट पिच एंगल क्या होता है। अब क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग निकालते हैं हमारे पास स्लॉट एंगल क्या होगा। गामा इक्वल टू कितना होता है? P इंटू 180 बाई एस। यस और नो? यस। पोल कितने आपके पास यहाँ पे? 16 इंटू 180 डिवाइड बाय स्लॉट कितने आपके पास? 144। करो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे? 69 जा हो जाएगा ना ये, 144 फिर 9 से हो जाएगा 20 डिग्री। तो स्लॉट एंगल आपका है कितना? 20 डिग्री, ठीक है। मतलब किन्हीं भी दो स्लॉट के बीच कितना एंगल है? 20 डिग्री। अब बोला गया कि आपने जब वाइंडिंग को किया तो उसमें 3 स्लॉट को आप शॉर्ट पिच कर गए, मतलब 3 स्लॉट को आपने छोड़ दिया, तो आपके 3 स्लॉट में एंगल कितना हो जाएगा बताओ जरा? 3 टाइम्स 20 मतलब 60। तो अल्फा इक्वल टू होगा आपका 60। और जब अल्फा 60 हो गया तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो cos 60 बाय 2 cos 30, है ना। कितना हो जाएगा पास? केपी इक्वल टू cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना समझ में आ रहा है सभी को? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर। जो हमारे सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं उनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे नहीं है? अच्छा आपको बता दूं मैं, सेलिएंट पोल जो जनरेटर होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, उनमें कुछ प्रोजेक्टेड नेचर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, ऐसा कुछ, है ना। चैम्फर्ड पोल हम लोग यूज करते थे, आपको याद होगा, है ना। ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन देखते थे, है ना। यहाँ पे नीचे भी ऐसा होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है ना, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम ज्यादा तेजी से घुमा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं घुमा सकते हैं? क्योंकि अगर हम इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे एक लार्ज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि इनकी ब्लेड को ब्रेक कर सकता है, यहाँ पे जो कि इनको यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। तो हमको क्या करना होगा? इस प्रकार के मशीन को लो स्पीड पे घुमाना होगा। पहली बात हो गई। तो मतलब ये लो स्पीड होते हैं, है ना।
तो लो स्पीड होता तो हमसे नॉट पूछा गया, तो ये आंसर तो नहीं होगा क्योंकि करेक्ट आंसर है ना। फिर अब देखो होता क्या है कि जब ऐसा है ना, इसका ये प्रोजेक्टेड नेचर है, जिसकी वजह से इसका जो डायामीटर होता है ना इस प्रकार के रोटर का बहुत ज्यादा हो जाता है। इतना ज्यादा स्ट्रक्चर होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि इसका डायामीटर क्या होता है, मतलब इसका डायामीटर हो गया, तो इसका जो डायामीटर होता है बहुत ज्यादा होता है ना। इवन अगर हम इसको लेंथ से कंपेयर करें तो हम बोलेंगे कि इसका जो डायामीटर होगा 5 टाइम्स ऑफ लेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली, मतलब जितनी इसकी लेंथ होगी ना, मान लो इतनी इसकी लेंथ, तो इस प्रकार का ये आपका अल्टरनेटर होता है ना, सेलियंट पोल अल्टरनेटर, जिसका डायमीटर बहुत ज्यादा होगा, लेंथ कम होगा। तो यहाँ पे लिखा है स्मॉल कोर लेंथ, ये सही चीज है, लेंथ कम होती है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे नॉट पूछा गया है। लार्ज डायमीटर, लार्ज डायमीटर तो सही बात है, इसका डायमीटर है, लार्ज डायमीटर है, तो ये हमसे नॉट पूछा तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा स्मॉल डायमीटर। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग तुक्का ही मार सकते हैं, मतलब तुक्का नहीं, एक तरह से हम लोग कैलकुलेटर रिस्क ले सकते हैं कि भाई यहाँ पे स्मॉल डायमीटर है, यहाँ पे लार्ज डायमीटर है, तो इन दोनों में ही कोई एक चीज आंसर होंगे। हम लोग फालतू सीडी में बात कर रहे थे, हालांकि मैं तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझाया, बट इस क्वेश्चन में आप ए ऑप्शन को देखिए स्मॉल डायमीटर, बी ऑप्शन को देखिए लार्ज डायमीटर, तो हम पूरा काम ही क्यों करें, इन दोनों में हमारा कोई आंसर होगा, डायरेक्टली उन दोनों ऑप्शंस पे काम करके हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल डायमीटर, क्योंकि इसका स्मॉल डायमीटर नहीं होता, इसका बहुत ज्यादा डायमीटर होता है ना, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ जनरेटेड ईएमएफ विल बी मोर इन अल्टरनेटर विथ। हमारे किस प्रकार के अल्टरनेटर में हार्मोनिक कंपोनेंट ज्यादा देखने को मिलेंगे, फुल पिच वाइंडिंग, लॉन्ग पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। मैंने बताया थोड़ी देर पहले, फुल पिच वाइंडिंग में आप इसको ऐसा समझिए कि एग्जांपल देता हूं मैं आपके पास, ये आपके पास एक छन्नी है, ठीक है, छन्नी है, यहाँ पे आपके पास एक पॉलीथीन है, जिसमें ये पॉलीथीन है जिसमें आपका 1 kg क्या है, राइस, आप मार्केट से खरीद के लेके आओ, ठीक है ना, ओके, 1 kg आपके पास यहाँ पे राइस है, इसको बोलता हूँ फुल पिच वाइंडिंग, ठीक है, इसको बोलता हूँ फुल पिच, मतलब इसमें राइस भी है और थोड़े बहुत एक दो कंकड़ भी है, ठीक है ना, जो खरीद के लाते हो थोड़ा कंकड़ होते हैं ना। अब क्या करते हैं कि हम लोग इसको छन्नी से लेके आएंगे, पास करेंगे इस पूरे राइस को, यहाँ पे मैं छन्नी ऊपर रख दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास एक पतीला रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक क्या पतीला ये रखना है, तो इसमें जो भी राइस आएगा है ना, तो मान लिया आपने यहाँ पे कितना लिखा 1 kg, उसमें से आपके पास है सिर्फ 900 ग्राम, है ना, तो ये हो गया आपके पास शॉर्ट पिच वाइंडिंग, ठीक है, और 100 ग्राम आपके पास यहाँ पे फिल्टर होकर कंकड़ फंस गया ऊपर। तो ये चीजें होती है तो मतलब आप मार्केट से 1 kg राइस लेके आए तो उसमें कुछ राइस भी था और उसमें कुछ कंकड़ भी थे, मतलब ईएमएफ भी है साथ में हार्मोनिक्स भी है, ठीक है ना, तो फुल पिच वाइंडिंग में हमको हार्मोनिक देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे मैंने इसको फिल्टर कर दिया तो क्या बन गया वो शॉर्ट पिच वाइंडिंग। शॉर्ट पिच वाइंडिंग से ईएमएफ तो कम हो गया, देखो ना ईएमएफ कम हो गया, 900 ग्राम बस रह गया, लेकिन एक अच्छी बात क्या हुई, इसमें से क्या कम हो गया आपके पास, हार्मोनिक कंपोनेंट आपके कम हो गए। तो हम लोग यही बोलते हैं कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग में हमारा ईएमएफ जरूर थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट एक अच्छी बात है कि उससे हमारे हार्मोनिक्स भी कम हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि हमारा हार्मोनिक कंपोनेंट ज्यादा किस में होगा, यही पूछा है ना, ज्यादा किस में होगा, ज्यादा किस में होगा, फुल पिच वाइंडिंग में होगा, किस में होगा, फुल पिच वाइंडिंग में, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आर्मेचर ऑफ 3 फेज अल्टरनेटर हैज 90 स्लॉट, आपके पास 90 स्लॉट्स हैं, द अल्टरनेटर है 6 पोल, कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये क्वेश्चन मैं थोड़ी देर पहले करा चुका हूं यार, मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, बट फॉर्मूला बता देता हूं आपको, केडी इक्वल टू क्या होता है, साइन एम गामा बाय 2 अपॉन एम साइन गामा बाय 2, एम इक्वल टू कितना होता है, स्लॉट पर पोल पर फेस, निकाल लेना आप इसको, और गामा कितना होता है पी इंटू 180 बाय एस, सब कुछ आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा ना, ऐसे क्वेश्चन मैं बार बार सॉल्व नहीं कराऊंगा, एक बार सॉल्व करा दिया आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन अल्टरनेटर इज जनरेटिंग पावर एट 50 हर्ट्ज, ओके,
210 volt per phase while running at 1500 rpm. If speed of alternator drop to 1000 rpm, okay, the generated voltage per phase and frequency will be. आपको फ्रीक्वेंसी बताना है और क्या बताना है, जनरेटेड वोल्टेज पर फेज। तो आपको ये पता होना चाहिए ई इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, जो हमारा ई का फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंगली ई जो हमारा होता है या वी जो हमारा होता है वो प्रपोर्शनल होता है स्पीड के, ठीक है। तो उससे हम लोग वोल्टेज निकाल सकते हैं, है ना। ई कुछ होता है ना 4.44 केपी के डी 5 एफ टी, ठीक है ना। उस बेस पे हम बता सकते हैं। और जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो हमारा एनएस के प्रोपोर्शनल होता है, तो वहां से हम लोग पता फ्रीक्वेंसी हमारी एनएस के प्रोपोर्शनल होती है, स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है। तो वहां से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे करके देखते हैं। हालांकि मुझे एक हिंट ये पता चल गई है कि जो फ्रीक्वेंसी है ना चारों ऑप्शन में अलग अलग है। यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 37.33, यहाँ पे 30, यहाँ पे 33.33 है। तो अगर मैं एक ही चीज कैलकुलेट कर लूँ तो मेरा आंसर आ सकता है। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि NS इक्वल्स टू क्या होता है 120 F बाई पी, यस और नो। 2 मिनट के अगर मैं P को कांस्टेंट मान लूं तो NS क्या होगा मेरे पास प्रोपोर्शनल टू F, यस और नो। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा N2 बाई N1 इक्वल्स टू F2 बाई F1। N2 कितना है आपके पास 1000, N1 कितना है आपके पास 1500, F2 कितना है आपको निकालना है, F1 कितना है आपके पास 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 50 यहाँ पे आ जाएगा। तो F2 कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे F2 इक्वल्स टू 1000 इंटू 1500 गुणा 150, सॉरी 50, 20 से 20 कैंसिल, 500 बटे 15, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 33.33। तो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। वैसे ही आप लोग यहाँ पे इसके थ्रू आप ईएमएफ भी निकाल सकते हो। कैसे, ऐसे निकाल लेना पे मैं नहीं निकालूंगा, N2 बाई N1 इक्वल्स टू V2 बाई V1, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप ईएमएफ भी निकाले ना, कितना आएगा अप्रॉक्स आपका 140, क्योंकि मैंने सिर्फ ईएमएफ निकाल मतलब फ्रीक्वेंसी निकाला है। फ्रीक्वेंसी के थ्रू मुझे आप मेरा आंसर मिल चुका है। अगर आप लोग को ईएमएफ भी निकाल के देखना है, वोल्टेज निकाल के देखना है, तो आप वहां से भी एक काम कर सकते हो, ठीक है। दोनों अप्रोच मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड सिस्टम ऑफ एन अल्टरनेटर इज यूजुअली एक्साइटेड एट। तो आपका जो अल्टरनेटर होता है उस पर जो हम लोग फील्ड वाइंडिंग देते हैं वो डीसी देते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो फिर वो गलत बात है ना। तो वहां पे हम लोग जो सप्लाई देते हैं वो डीसी होता है। तो अब देख लो डीसी यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, ये तो फ्रीक्वेंसी दिया, तो आपका आंसर ये नहीं होगा। ये भी एसी तो ये भी नहीं होगा, ये भी एसी तो ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका डी। कितना सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको ये पता हो कि हम अपने अल्टरनेटर के फील्ड सिस्टम में जो सप्लाई देंगे वो डीसी देते हैं, तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, तो लगे रहो फिर। 230 होगा, 250 होगा, कितना होगा पता ही नहीं, ठीक है। A 500 megawatt three-phase star-connected synchronous generator has a rated voltage of 21.5 kilovolt and 0.85 power factor. The line current when operating at full load, rated condition will be। सब कुछ दिया है, आपसे करंट निकालने के लिए बोला है। तो आपको पता है पीक कोस्ट कितना होता है √3 VL IL cos 5। इसमें तो कुछ भी नहीं है यार। तो आपसे IL निकालने के लिए पूछा गया। पावर कितना है 500 मेगावाट, तो 500 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय VL लाइन वोल्टेज कितना आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में 21.5, √3 लिखेंगे पहले, √3 इंटू 21.5, के है तो 10⁻³ जरूर लिखेंगे, इंटू पावर फैक्टर कितना आपके पास 0.85। इसको आप लोग कैलकुलेट करिए, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है ना। आप लोग क्या समझते हो, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं होगा। ऐसे कैसे सोच लिया कि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं होगा।
जब आप लोग कैलकुलेशन करते हो ना कभी कैलकुलेटर में, एक मिस्टेक मैं जनरली हमेशा करता था कि मैंने √3 लिया, फिर √3 को यहाँ पे बीच में स्पेस देना पड़ता है ना, नहीं पूरा यहाँ पे √3 आ जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना आप लोग, क्योंकि मैं भी वही मिस्टेक कर रहा था। इंटू 21.5, ऐसी मिस्टेक मत करना आप लोग, है ना, नहीं पूरा कहानी खत्म हो जाएगा आपका। फिफ्टीन 796 ये किलो एम्पियर में ये आ जाएगा 15.79। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, मैं बस चेक कर रहा था कि कहीं पे कुछ डेटा तो गलत नहीं हो गया। द फेज सीक्वेंस ऑफ 3-फेज अल्टरनेटर विल रिवर्स इफ, देखो हमारे पास जो अल्टरनेटर होते हैं ना उनका जो फेज सीक्वेंस होता है दो होते हैं, एक होता है हमारे पास 3-फेज सिस्टम का RYB फेज सीक्वेंस, एक होता है हमारे पास RBY, ठीक है। तो याद रखिएगा हम अपने अल्टरनेटर के फेज सीक्वेंस को सिर्फ कैसे चेंज कर सकते हैं, जब हम लोग इसके रोटेशन को चेंज कर दें, प्राइम मूवर के रोटेशन को चेंज करने पे ही बस हम अपना फेज सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे होगे कि जो डीसी सप्लाई है उसकी करंट को चेंज कर दूं, करंट को रिवर्स कर दूं, उससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा मेरे फेज सीक्वेंस पे, ऐसा कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपके अल्टरनेटर का फेज सीक्वेंस RBY से RYB से RBY हो सकता है सिर्फ और सिर्फ ओनली व्हेन रोटेशन इज रिवर्स्ड, जब तक आपका रोटेशन रिवर्स नहीं होगा, है ना, तब तक आपका फेज सीक्वेंस भी रिवर्स नहीं होगा। आपका याद रखना है कि जो फेज सीक्वेंस है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फील्ड एक्साइटेशन, फील्ड को आप चाहे रिवर्स करो कैसा भी, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया है आपको, है ना, चारों किस्से लेके बताएं कि रोटेशन से क्या होगा, आपका फील्ड वाइंडिंग के एक्साइटेशन को चेंज करने से क्या होगा, सारी चीज मैंने आपको वहां पे करके बताई है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बात देख लेते हैं। द फील्ड करंट, क्वेश्चन क्या था, द फेज सीक्वेंस ऑफ 3-फेज अल्टरनेटर विल रिवर्स्ड इफ द फील्ड एक्साइटेशन या फील्ड करंट इज रिवर्स्ड, गलत, द फील्ड करंट रिमेन्स द सेम बट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स, बहुत सही बात। फील्ड करंट को आप सेम रहने दो, आप बस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिवर्स करो, ठीक है ना, मैंने जब तक रोटेशन रिवर्स नहीं होगा तब तक फेज सीक्वेंस भी चेंज नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। याद रखिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन एन अल्टरनेटर इफ द वाइंडिंग इज शॉर्ट पिच बाय 60 इलेक्ट्रिकल डिग्री द पिच फैक्टर इज, इसको हम लोग कॉर्डिंग फैक्टर भी बोलते हैं, जिसको हम केपी बोलते थे अभी थोड़ी देर पहले। केपी फॉर्मूला क्या था, कॉस अल्फा बाय 2, अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई कितना 60, तो कॉस 30 हो जाएगा कितना आपका 0.866, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई स्पीड अल्टरनेटर यूजुअली हैव, हाई स्पीड अल्टरनेटर उसको टर्बो अल्टरनेटर बोलते हैं ना, हाई स्पीड होने के लिए आपको उसका डायमीटर कम और लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, इस प्रकार का अल्टरनेटर होना चाहिए, मतलब डायमीटर आपका मान लो ये डी है, ठीक है, और लेंथ आपकी ये है ना, तो हमारे पास इस प्रकार के अल्टरनेटर को हम लोग हाई स्पीड पे घुमा सकते हैं। इस प्रकार के अल्टरनेटर को हम बोलते हैं क्या, सिलेंड्रिकल अल्टरनेटर, क्या बोलते हैं इसको, सिलेंड्रिकल अल्टरनेटर। ये बहुत हाई स्पीड तक घूम सकते हैं, अबाउट 3000 आरपीएम तक घूम सकते हैं, और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, टर्बो अल्टरनेटर, टर्बो मतलब जो बहुत फास्ट चलते हैं, है ना, तो याद रखना अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए टर्बो टर्बो अल्टरनेटर किसको बोला जाता है, तो किसको बोलते हैं हम लोग, सिलेंड्रिकल अल्टरनेटर को हम लोग टर्बो अल्टरनेटर बोलते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई स्पीड अल्टरनेटर किसको बोला जाता है, क्या बोलोगे आप इसको, सिलेंड्रिकल रोटर को, सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर को बोला जाता है। तो ये रहा आज के सेशन के बारे में, जहां पे हम लोगों ने हमारे अल्टरनेटर के ईएमएफ इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वहां पे हमने कवर किए। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये सिर्फ अल्टरनेटर के ईएमएफ इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, अभी हमने पूरा कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, वो टॉपिक बाय टॉपिक में क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। जिस दिन हमारा अल्टरनेटर कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन बनेंगे उस दिन हम लोग यहाँ पे इनके बारे में, सिलेंड्रिकल, सेलिएंट, इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। आज जो बात किया वो कहीं ना कहीं आपके ईएमएफ इक्वेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने आपके सामने यहाँ पे कवर किए, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।